Dear students, welcome to the today e-lecture of PMRS, Performance Management and Retention Strategies. Today we will discuss very important question from examination point of view. What do you mean by performance appraisal? What are the different methods of performance appraisal? First of all, we will discuss meaning and definition of performance appraisal, and after that we will discuss different methods of performance appraisal. Performance appraisal may be defined as a structured formal interaction between a subordinate and a supervisor that usually takes the form of a periodic interview, annual or semi-annual, in which the work performance of the subordinate is examined and discussed. सिंपल सा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल इंटरेक्शन होता है किस किस के बीच में, सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर के बीच में। स्ट्रक्चर्ड इसलिए बोलते हैं, पहले से डिसाइड होता है कि किस डेट को आपका सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के साथ इंटरेक्शन होगा और उसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। फॉर्मल का मतलब जो सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच इंटरेक्शन होता है वो पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो वो कैसा होता है, फॉर्मल। और जो ये इंटरेक्शन होता है ये पीरियोडिक इंटरव्यू होता है। पीरियोडिक का मतलब जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आफ्टर एवरी ईयर, लेकिन कई बार अगर प्रोबेशन पीरियड होता है तो 6 मंथ्स के बाद है, प्रोबेशन को है फाइनल करने के लिए है, ये इंटरव्यू होता है, तो वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल है। तो वो कब होता है, 6 मंथ्स के बाद। और इसमें होता क्या है, सुपरवाइजर है वो सबऑर्डिनेट की जो वर्क से रिलेटेड परफॉर्मेंस है वो उसके साथ डिस्कस करता है, उसे उसकी वीकनेसेस बताता है, स्ट्रेंथ्स बताता है, और ये बताता है कि जो वीकनेसेस हैं इसको इंप्रूव करने के लिए या स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उसके पास अवेलेबल हैं, जिससे कि नेक्स्ट ईयर है उसकी परफॉर्मेंस में और इंप्रूवमेंट आ जाए। तो ये जो फॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा है सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर के बीच में ईयर एंड में, इसे ही हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। डेफिनेशंस क्या क्या होंगी परफॉर्मेंस अप्रेजल की? वेंडेल फ्रेंच ने क्या डेफिनेशन दी है? फॉर्मल सिस्टेमेटिक असेसमेंट ऑफ हाउ वेल एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स, कि एक सिस्टेमेटिक असेसमेंट है जिसमें यह चेक किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो अपनी जॉब है, जो उनकी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको कितने अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। किसके कंपैरिजन में मेजर किया जाता है? ईयर स्टार्टिंग में जो स्टैंडर्ड्स रखे गए थे उनके लिए और जो उन्हें कम्युनिकेट किए गए थे, तो उनके बेस पर चेक किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस साल कैसी रही। फिलिपो ने क्या डेफिनेशन दी है? परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टेमेटिक है। आप परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस पढ़ चुके हो। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर उसे कम्युनिकेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, फिर रिजल्ट को डिस्कस करना और लास्ट में फीडबैक या एक्शन लेना। तो कैसा है ये? सिस्टेमेटिक है, पीरियोडिक है और इम्पार्शियल रेटिंग है। जो उसमें सुपरवाइजर होता है वो जो सबऑर्डिनेट की रेटिंग देने की कोशिश करता है, जो उसका फीडबैक दे रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, उसके पास जो उसके पूरे साल भर की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होता है, वर्क परफॉर्मेंस का, उसके बेस पर उसका अप्रेजल करता है। और किसके रिगार्डिंग करता है? जो उसकी प्रेजेंट जॉब है उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया है और वो फ्यूचर में हायर पोजीशन ले सकता है या नहीं ले सकता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड्स एंड सेकंड इज मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स वो मेथड्स हैं जो कि काफ़ी पुराने टाइम से, लंबे समय से यूज किए जा रहे हैं। मॉडर्न मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनको अभी यूज करना ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आएंगे? एसे अप्रेजल मेथड, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड्स, फील्ड रिव्यू मेथड, चेकलिस्ट मेथड, ग्राफिक रेटिंग्स स्केल मेथड एंड फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और मॉडर्न मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आएंगे? मैनेजमेंट बाय
objectives MBO, second 360 degree performance appraisal method, third assessment centers, fourth BARS behaviorally anchored rating scales, और फिफ्थ ह्यूमन अकाउंटिंग या ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड्स. नाउ वी विल डिस्कस each method one by one. First of all we will discuss traditional methods. तो ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट मेथड कौन सा आएगा आपका? ऐसे अप्रेजल मेथड. तो ऐसे अप्रेजल मेथड को हम बोलते हैं फ्री फ्रॉम मेथड, फ्री फॉर्म मेथड. इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर होता है उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के बारे में 8-10 लाइन लिखनी पड़ती है एज द फॉर्म ऑफ ऐसे. तो उसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? ऐसे अप्रेजल मेथड बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सुपीरियर लिख सकता है सबऑर्डिनेट के बारे में, ही इज वेरी डेडिकेटेड, सिंसियर, पंक्चुअल टुवर्ड्स हिज जॉब, whatever task given to him he has achieved all his task very beautiful way, very efficient way. I wish best of luck for his future career, and he may be promoted as a assistant manager. He is having good communication skill, leadership qualities which are very necessary for managerial पोजीशन. तो 8-10 लाइन में आपने अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के ऊपर है अपने व्यूज लिखे हैं ऐसे की फॉर्म में. तो इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? ऐसे अप्रेजल मेथड बोलते हैं. या इसका दूसरा नाम क्या है? फ्री फॉर्म मेथड, क्योंकि इसमें कोई एज सच है परफॉर्मा नहीं है कि आपको उस परफॉर्मा में अपना इनपुट देना है. आप अपनी ऑन वर्डिंग में जो आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो. तो इसकी मेजर ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो इवॉल्वेटर है या सुपीरियर उसकी बाइसनेस आ जाती है, क्योंकि उसके पास एज सच कोई फैक्ट है इसमें उसको रिप्रेजेंट नहीं करना होता. तो जिस सबऑर्डिनेट की उसके साथ अच्छी ट्यूनिंग है वो उसके बारे में अच्छा लिख सकता है, और जिस सबऑर्डिनेट के साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो भी वो उसके बारे में खराब लिख सकता है. तो ये फर्स्ट मेथड कौन सा हुआ? ऐसे अप्रेजल मेथड. सेकंड कौन सा मेथड है? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड. तो ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल की. फॉर एग्जांपल ब्रांच मैनेजर है, उसके ब्रांच में 20 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हें उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना है. तो उनको पूरे ईयर का टारगेट दिया हुआ था. तो जिसने सबसे ज्यादा टारगेट अचीव किया वो तो फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद जिसने सेकंड किया अचीव वो सेकंड आ जाएगा, और जिसने सबसे कम अचीव किया वो 20th नंबर पर आ जाएगा. तो हम नंबर 1 से नंबर 20 तक की क्या बना देते हैं? रैंकिंग बना देते हैं. तो इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड बोलते हैं. तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है या बोर्ड्स हैं वो भी कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड यूज करते हैं. जैसे कि 2018-20 बैच के फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में 2500 मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं जिन्होंने 2018-20 बैच में एमबीए की. तो जैसे ही लास्ट में एमबीए फोर्थ सेम का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट बनती है 1 to 10 स्टूडेंट्स की. तो वो भी कौन सा मेथड है? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड है. तो जिसने सबसे ज्यादा फॉर एग्जांपल 1000 मार्क्स का आपका एक सेमेस्टर होता है तो टोटल 4 सेमेस्टर्स 4000 मार्क्स के हुए. तो जिसके 4000 में से सबसे ज्यादा नंबर आए तो वो तो फर्स्ट नंबर पर आ गया रैंकिंग में. और उसके बाद जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं आपके रैंकिंग में सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे कर कर मेरिट आती जाती है. बोर्ड्स की भी मेरिट निकलती है स्कूल में. तो ये भी कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड होता है. तो इसमें हम बेसिकली कंपैरिजन भी कर सकते हैं. जैसे कि ब्रांच में 20 एम्प्लॉइज हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टॉप परफॉर्मर कौन है और वर्स्ट परफॉर्मर कौन है. नेक्स्ट क्या है? पेयर्ड कंपैरिजन मेथड. तो स्ट्रेट रैंकिंग मेथड का थोड़ा इंप्रूव्ड और बेटर टेक्निक कौन सी है? पेयर्ड कंपैरिजन. जब हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? स्ट्रेट रैंकिंग. जैसे यूनिवर्सिटी के पास 2500 स्टूडेंट्स हैं या बोर्ड के पास लाखों स्टूडेंट्स हैं तो उस केस में वो पेयर्ड कंपैरिजन नहीं कर सकती. वो कौन सा मेथड यूज करती है? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड यूज करती है.
कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, जैसे नीट का एग्जाम हो रहा है, 800 सीटें हैं और 2 लाख लोगों ने है उसका स्टूडेंट्स ने उसका एग्जाम दिया है, तो 1 से लेकर 800 तक की क्या आ जाती है, लिस्ट आ जाती है। तो जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स में से रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज हैं, जो जो सीट्स अलॉट होती हैं, तो उसमें से जिनके मार्क्स जितने होते हैं उसके बेस पर है उनकी रैंकिंग आ जाती है। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी की फॉर एग्जांपल 200 सीट्स थी, तो जो टोटल स्टूडेंट्स थे उनमें से जो टॉप 200 स्टूडेंट्स होंगे उनका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। ये तो कौन सा मेथड होता है, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। लेकिन कई बार हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम है, तो उस केस में हम स्ट्रेट रैंकिंग मेथड की जगह कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एक एम्प्लॉय का बाकी के एम्प्लॉइज से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है, n(n-1)/2। तो यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। तो इस मेथड में हम एक एम्प्लॉय को बाकी के हमारे बचे हुए एम्प्लॉइज के साथ एक साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और जिसका उस कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बार नाम आता है बेस्ट का, उसकी रैंकिंग हम क्या दे देते हैं, नंबर 1 दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉइज हैं ABCD, तो उनका हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर हम पेयर्ड कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, 4(1)/2। तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, 6 पेयर्स बनेंगे। ए का बी के साथ पेयर, ए का सी के साथ पेयर, ए का डी के साथ पेयर, बी का सी के साथ पेयर, बी का डी के साथ पेयर और सी का डी के साथ पेयर। मतलब एक एम्प्लॉय का बाकी के 3 एम्प्लॉइज के साथ पेयर बनेगा। तो फॉर एग्जांपल ए बी का पेयर बना, तो उसमें सुपरवाइजर देखेगा कि ए बी में से कौन बेस्ट है परफॉर्मर, उनके डेटा के बेस पर तो आया ए है। फिर देखेगा ए सी में से कौन है, तो आया ए है। फिर देखेगा ए डी में से कौन है, देखा डी है। तो टोटल जिसके सबसे ज्यादा बार बेस्ट आएंगे तो वो तो क्या बन जाएगा, टॉप परफॉर्मर, और जिसका इनमें से एक बार भी नहीं आया तो वो क्या बन जाएगा, वर्स्ट परफॉर्मर। जैसे सी का है, बाकी के जिसमें भी कंपैरिजन हुए उसमें सी का नाम नहीं आया, तो सी का हर किसी से वर्स्ट आया तो उसका तो 0 आया। ए का 3 बार कंपैरिजन हुआ, तीनों में वो बेस्ट आया, तो ए तो बेस्ट परफॉर्मर हो गया और सी है वो वर्स्ट परफॉर्मर हो गया। लेकिन आप देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉइज हैं तो वहां पर कितने पेयर्स बनेंगे, 100(1)/2। तो क्या हो जाएगा, 100 × 99/2। तो 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 50। तो 50 को आप 99 से मल्टीप्लाई करो तो इतने नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे, मतलब 5000 से थोड़े कम पेयर्स होंगे। तो इतने पेयर्स का कंपैरिजन करना इजी नहीं है। तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड है जब हमारे पास लिमिटेड 3, 4, 5 एम्प्लॉइज होते हैं तो हम ये मेथड यूज करते हैं, और जहां पर हजारों में एम्प्लॉइज होते हैं या एम्प्लॉइज हैं 400, 500 हैं, हंड्रेड्स में होते हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड। तो इस परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड में जो इवोल्यूटर होता है या जो सुपरवाइजर होता है वो एम्प्लॉइज को रेट करता है क्रिटिकल इवेंट्स के बेस पर, और उस टाइम पर एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्मेंस में बिहेवियर शो किया। तो वो जो इंसिडेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होने चाहिए, क्रिटिकल होने चाहिए। जैसे कि, और इसमें जो सुपरवाइजर होगा वो जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स में एम्प्लॉय का बिहेवियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चेक करेगा, और अगर पॉजिटिव बिहेवियर ज्यादा है नेगेटिव के कंपैरिजन में तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाएगी, और अगर पॉजिटिव बिहेवियर्स के कंपैरिजन में नेगेटिव बिहेवियर्स ज्यादा है तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, आप ब्रांच मैनेजर हो, आप अपनी ब्रांच में बैठे हुए हो, तभी कोई कस्टमर है वो आग बबूला होते हुए आया, बड़ा नाराज होते हुए आया, और वो वहां तो आते ही असिस्टेंट मैनेजर से मिलता है और कहता है मैंने तो आपके प्रोडक्ट लेकर गलती कर दी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे तो है आपके कंपटीटर है उसका प्रोडक्ट लेना चाहिए था, ना तो आपका प्रोडक्ट अच्छा ना आपकी सर्विस अच्छी, मैं क्या करूं, मुझे तो अपना पैसा वापस चाहिए। तो ये जो कस्टमर आया वो आपसे डिससेटिस्फाइड है,
और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंट है। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है उसको कैसे डील कर रहा है। तो एक तरीका तो क्या है, असिस्टेंट मैनेजर ही बोल सकता है मुझ पे क्या एहसान कर रहा है, कोई मेरे को पैसे थोड़ी दिए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने लिए हैं पैसे, लेना है तो ले प्रोडक्ट, नहीं लेना नहीं ले, अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा, मत लेना दोबारा से प्रोडक्ट, कंप्यूटर से लेना है तो जाकर कंप्यूटर से ले, यहां आकर मुझे क्या सुना रहा है। तो ये जो बिहेवियर था असिस्टेंट मैनेजर का, ये कैसा था, नेगेटिव था। तो वो कस्टमर चला जाएगा और दोबारा कभी फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेगा और आपके नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेगा। दूसरा बिहेवियर असिस्टेंट मैनेजर का क्या हो सकता है, बोलेगा सर कोई बात नहीं, आप बैठिए आराम से, पानी पीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी मुझे बताइए, ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आपको कोई शिकायत आनी नहीं चाहिए, फिर भी मुझे बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो उसने अपने टैक्ट से, अपने अच्छे बिहेवियर से उस कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया और कस्टमर वहां से खुशी खुशी गया। तो ये भी बिहेवियर था, ये कैसा बिहेवियर हुआ, पॉजिटिव। तो जो सुपरवाइजर है इस टाइप के क्रिटिकल इंसिडेंट्स को नोट करता जाता है और उसके बेस पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का वो इवोल्यूशन या अप्रेजल करता है। तो ये मेथड है उस जगह पर काम आता है जो आपका ऑफिस स्टाफ होता है, जो आपकी नजरों के सामने होता है, आप उनका बिहेवियर को ही क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के थ्रू अप्रेज कर सकते हो। इसकी नेगेटिविटी या इसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एज ए सुपरवाइजर हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट रहोगे। कभी आपने किसी वर्क की वजह से, पर्सनल वर्क की वजह से लीव ले रखी थी, आप ऑफिस में थे नहीं, उसी दिन ही वो क्रिटिकल इंसिडेंस हुआ कि वो कस्टमर डिससेटिस्फाइड आया और असिस्टेंट मैनेजर ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन आप उस क्रिटिकल इंसिडेंट को क्या नहीं कर पाए, नोट नहीं कर पाए। तो ये कौन सा मेथड हुआ, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड्स। नेक्स्ट क्या आएगा, फील्ड रिव्यू मेथड। तो बेसिकली इस अप्रेजल में जो हमारे डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का पर्सन है, हम उससे क्या कराते हैं, अप्रेजल कराते हैं। वो अपनी फील्ड का क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो आपने सीए से अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ऑडिट कराई, तो जो सीए है वो अपने फील्ड में क्या है, एक्सपर्ट है। तो अगर सीए कहता है ऑडिटिंग करने के बाद कि रिकॉर्ड बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ है, अकाउंट मैनेजर जो है आपके बहुत एफिशिएंट हैं और कहीं पर भी कोई है अकाउंटिंग में गड़बड़ नहीं है, तो इसका मतलब अकाउंट मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या हुई, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। और अगर वही सीए बोलता है कि यहां पर तो कई एंट्रीज ही नहीं हो रही, पता नहीं किस हिसाब से अकाउंट मेंटेन किया हुआ है, ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, तो इसका मतलब अकाउंट मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ये एक अपने फील्ड के एक्सपर्ट ने, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, उसने आपका क्या किया, अप्रेजल किया। यूनिवर्सिटी में आप लोगों की जो समर ट्रेनिंग होती है, एसओसीआई होती है या फोर्थ सेम में प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, तो उसमें वाइस लेने के लिए एक्सटर्नल आता है जो कि आपके कॉलेज का नहीं होता, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड दूसरे कॉलेज से आता है। तो वो आपसे 1 बाय 1 वाइस ले रहा है, इंटरव्यू ले रहा है और उसके बेस पर है आपको मार्क्स दे रहा है। तो वो भी कौन सा मेथड है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का फील्ड रिव्यू मेथड है। तो इसके एडवांटेज क्या हुई, क्योंकि रेटर आउटसाइडर ऑर्गेनाइजेशन है तो बायसनेस के चांसेस कम है, क्योंकि वो किसी भी स्टूडेंट को पहले से नहीं जानता है, जो इंटरव्यू में बोलेगा, जो उस टाइम वाइस में बोलेगा तो उसके मार्क्स देगा, जो नहीं बोलेगा उसके मार्क्स नहीं देगा। दूसरा क्या एडवांटेज है कि जो एक्सटर्नल आ रहा है या दूसरे डिपार्टमेंट से जो पर्सन आ रहा है वो अपने फील्ड का क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, तो उसके पास अपने फील्ड की क्या होती है, नॉलेज होती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि आउटसाइडर है, वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में अवेयर नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के बारे में अवेयर नहीं होता। कई बार है स्टूडेंट ने बहुत मेहनत से रिपोर्ट बनाई, लेकिन उस टाइम पर इंटरव्यू के टाइम वो ढंग से नहीं बोल पाया, तो उससे उसके मार्क्स कम आ जाएंगे। और कई हैं जिन्होंने रिपोर्ट है वो अपनी तरफ से नहीं बनाई, किसी दूसरे से बनवाई, लेकिन इंटरव्यू के टाइम है वो उस टाइम पर बोल गए, तो केवल वो 5 मिनट के इंटरव्यू में ही तो उनकी परफॉर्मेंस को जज कर रहा है, तो उनके मार्क्स क्या दे सकता है, ज्यादा दे सकता है। क्यों, क्योंकि जो आउटसाइडर है उसने आपको काम करते हुए नहीं देखा, वो तो आपने जो रिपोर्ट सबमिट की हुई है उसके बेस पर आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, जज
करता है। तो मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि जो बाहर से आता है उसे बताना पड़ता है कि क्या आपको है परफॉर्मेंस को मेजर करना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर को समझने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, तो इससे टाइम भी लेना पड़ता है बाहर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है वो तो ईयर एंड में कभी भी अप्रेजल कर सकता है, कोई दूसरे से हम करा रहे हैं तो उसकी सुटेबिलिटी और टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें टाइम मिलता है, तो टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा मेथड आएगा, चेकलिस्ट method. There are two types of checklist method. First is simple checklist method और second is weighted checklist method. तो checklist method में basically कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और बिहेवियर के बारे में। तो जो सुपरवाइजर है अगर वो इन स्टेटमेंट से सहमत होता है, एग्री होता है, तब तो यस पर चेक लगा देता है, टिक कर देता है। और अगर वो उस स्टेटमेंट से, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसके आगे नो के आगे चेक लगा देता है। तो ये या उसको ब्लैंक छोड़ देता है, अगर खाली यस लिखा हुआ है तो ये कौन सा मेथड होता है, चेकलिस्ट मेथड। जैसे कि हम घर से किराने की दुकान पर जा रहे हैं तो सामान की लिस्ट बना लेते हैं, 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 2 किलो है फॉर एग्जांपल 2 केजी है प्याज अनियन चाहिए, या 10 पैकेट हैं वो चिप्स के चाहिए, 2 पैकेट हैं वो बिस्किट्स के चाहिए। तो जैसे जैसे हमको सामान मिलता जाता है अवेलेबल है उस दुकान पर तो हम उसके आगे टिक लगा लेते हैं, और जो अवेलेबल नहीं है तो उसके आगे हम क्रॉस कर देते हैं या उसको अनचेक रहने देते हैं, तो हमें पता चल जाता है। और टोटल आपने 20 आइटम्स लिखे थे तो आपको पता चल गया, अगर आपने 16 के आगे टिक लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है कि आउट ऑफ 20 16 जो मटेरियल थे या चीजें थी या गुड्स थी वो मुझे इस दुकान से मिल गई है। तो यहां पर है ऐसे क्या होगा, जैसे इज द एम्प्लॉय रियली इंटरेस्टेड इन द टास्क असाइंड, सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट के लिए करे, अगर उसे लगता है कि हाँ इंटरेस्टेड था एम्प्लॉय तो यस कर देगा, और लगा कि मजबूरी में कर रहा था, कभी भी एनर्जी नहीं शो हुई तो नो पे टिक कर देगा। इज ही रिस्पेक्टेड बाय हर कलीग्स, उसके कलीग्स कोवर्कर्स उसकी रिस्पेक्ट करते थे, यस या नो। डज ही गिव रिस्पेक्ट टू हिज सुपरवाइजर या सुपीरियर्स, क्या उसने अपने सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट दी है। डज ही फॉलो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली, क्या वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करता है, अगर यस तो यस के आगे चेक लगा दोगे, नो करता है तो नो के आगे। डज ही मेक्स मिस्टेक फ्रीक्वेंटली, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा आपका, चेकलिस्ट मेथड। ये सिंपल है क्योंकि इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं हर स्टेटमेंट को इक्वल वेटेज दी हुई है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, कुछ बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ बिहेवियर कम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम ज्यादा वेटेज देते हैं, और जो बिहेवियर कम इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम कम वेटेज देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको लगता है कि जो ये इंस्ट्रक्शन वाला स्टेटमेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको 0.4 वेटेज दे दोगे। फिर सेकंड पर लगता है कि जो एम्प्लॉय जो टास्क दी है उसको करने में इंटरेस्टेड था या नहीं था, तो इसको आप 0.3 वेटेज दे दोगे। उसके बाद लगता है कि वो अपने सुपीरियर को रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता है, तो इसको आप 1.15 वेटेज दे दोगे। फिर आपको लगता है कि वो अपने सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनको अच्छे ढंग से रिस्पेक्ट से बोलता है, तो उसको आप है 1.1 मार्क्स दे दोगे या वेटेज दे दोगे। और सबसे लास्ट में मिस्टेक्स वाले को आपने 0.5 दिया। तो जो इन सबका टोटल है वो 1 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3, 0.4 तो कितने हो गए 0.7, 0.2 इसमें ऐड किया तो कितने हो गए 0.9, और 0.5 ऐड किया तो कितना हो जाएगा टोटल 1। फिर उसको जितने यस आएंगे उनके आगे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कौन सा मेथड निकल कर आ जाएगा आपका, वेटेड चेकलिस्ट मेथड निकल कर आ जाता है। इसकी भी क्या एक डिसएडवांटेज होती है कि इसमें हम ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं रख सकते, इसमें हम लिमिटेड 5 या 6 स्टेटमेंट्स हैं वो रख सकते हैं। दूसरा, इसमें भी जो एग्जामिनर है या जो रेटर है या जो सुपरवाइजर है उसकी बायसनेस आ सकती है। नेक्स्ट क्या है, ग्राफिक रेटिंग स्केल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और पॉपुलर मेथड है। तो इसमें एक प्रिंटेड फॉर्म है, वो इवोलेटर को या फिर सुपरवाइजर को मिलती है, उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं जिन जिन क्राइटेरिया के बेस पर परफॉर्मेंस को मेजर करना है, और उनके सामने उनकी रेटिंग होती है। तो आपको उस स्टेटमेंट या उस क्वालिटी में उस सबऑर्डिनेट की जो परफॉर्मेंस लगती है, जो उसके सामने रेटिंग होती है, आपको
उस रेटिंग में उसके टिक करना होता है या यस लिखना होता है, तो इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? ग्राफिक रेटिंग स्केल बोलते हैं। जैसे कि एक ग्राफिक रेटिंग स्केल का एक परफॉर्मा है, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल, कौन सा डिपार्टमेंट है, रेटर कौन है और कौन सी डेट है। तो यहाँ पर ट्रेड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर ट्रेड्स के साथ साथ क्या लिखे हुए हैं? उनका रेटिंग लिखी हुई है। तो ये है वन वे होती है। वन वे का मतलब लीस्ट से हायर की ओर। तो ये लिकर्ट स्केल यूज किया जाता है, जैसे अनसेटिस्फैक्ट्री, फिर इससे अबोव क्या होगा? फेयर, फिर उससे अबोव सेटिस्फैक्ट्री, फिर गुड और फिर आउटस्टैंडिंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क कि वॉल्यूम ऑफ वर्क अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। तो अगर आपको लगता है कि जो भी वर्किंग कंडीशंस थी उसमें उसने अपना सारा काम किया है तो आउटस्टैंडिंग, और अगर लगता है नहीं किया तो अनसेटिस्फैक्ट्री, और लगता है कि ना तो बहुत अच्छा किया ना बहुत बेकार किया तो आप सेटिस्फैक्ट्री कर सकते हो। तो अनसेटिस्फैक्ट्री को तो 1 मार्क्स मिलेंगे और आउटस्टैंडिंग को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल टोटल यहां पर 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर हर किसी में आउटस्टैंडिंग आएगी तो कितने मार्क्स आएंगे? 6 × 5 30। और अगर हर किसी में 1 नंबर या अनसेटिस्फैक्ट्री आएगा तो कितने आएंगे? 6। तो मतलब 6 से लेकर 30 के बीच में एम्प्लॉइज की क्या हो जाती है? इसमें मार्किंग हो जाती है। तो इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं? ग्राफिक रेटिंग स्केल बोलते हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपको पता है कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं और आपके पास उसका डेटाबेस है, क्योंकि उस सबऑर्डिनेट ने आपके अंडर में काम किया है तो आप उसको रेटिंग दे सकते हो। यूज करना इजी है और इसके बेस पर हम है स्कोर की स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन बना सकते हैं कि भाई 6 से लेकर 25 तक मार्क्स आएंगे तो आपके 10 एम्प्लॉइज हैं तो आप लिख सकते हो फर्स्ट एम्प्लॉय के 23 आए, सेकंड के 20 आए, थर्ड के 10 आए। तो हम टेबल फॉर्म में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लिख सकते हैं। और अगर रेटिंग है इसमें ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ना तो आपको कोई ग्राफ, ना तो आपको कोई ऐसे लिखना है, ना कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स नोट्स करने हैं, आपके पास पहले से दिए हुए क्राइटेरियाज हैं और उसका रिकॉर्ड है, तो आप ऑब्जेक्टिवली रेटिंग दे सकते हो। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इट मे बी आर्बिट्ररी एंड द रेटिंग मे बी सब्जेक्टिव। तो कई बार जो रेटर होते हैं वो रेटर हार्ड रेटर होते हैं या सॉफ्ट रेटर होते हैं। हार्ड रेटर का मतलब वो होगा जो कि हर किसी को ही कम रेटिंग देंगे, और सॉफ्ट रेटर या लीनियंट रेटर का मतलब वो होगा जो कि ज्यादा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर है, उसको 70 में से मार्क्स देने हैं, तो कई बार एग्जामिनर रहता है वो स्ट्रिक्ट होता है तो उसके हाथ से नंबर छूटते ही नहीं है तो वो कम नंबरिंग देता है। तो ये भी एक एरर है। कई बार जो रेटर होते हैं या जो एग्जामिनर है वो सॉफ्ट है, तो वो है लिखकर आ रहा है चाहे कैसा भी लिखे उसको भी नंबर देता है, तो आपके एक्चुअल में जितने नंबर आने चाहिए नंबर उससे ज्यादा आ जाते हैं, तो वो भी एरर है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? रेटर पे। तो इसमें है कोई अगर हार्ड रेटर होगा तो वो हर किसी को अनसेटिस्फैक्ट्री या फेयर में डालेगा, और कोई सॉफ्ट रेटर होगा तो हर किसी को गुड और आउटस्टैंडिंग में डालेगा, और कोई सेंट्रल टेंडेंसी वाला होगा तो हर किसी का सेटिस्फैक्ट्री में ही लिखेगा। तो ये रेटर पर भी डिपेंड करता है। और लास्ट क्या है? फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्विंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो ग्राफिक रेटिंग स्केल की डिसएडवांटेज थी कि उसमें जो रेटर है वो हर किसी को अनसेटिस्फैक्ट्री लिख सकता है, हर किसी को आउटस्टैंडिंग लिख सकता है, हर किसी को है वो सेटिस्फैक्ट्री और आउटस्टैंडिंग के अलावा बीच में जो भी पॉइंट्स हैं गुड लिख सकता है। तो उससे रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड आया है? फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आया है। तो इसमें सुपरवाइजर को पहले से ही बता दिया जाता है कि हर कैटेगरी में आपको इतने % एम्प्लॉय रखने हैं जिससे कि हर कैटेगरी में रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा नहीं कि 20 एम्प्लॉइज हैं तो सबकी परफॉर्मेंस आपने आउटस्टैंडिंग कर दी, या 20 एम्प्लॉइज हैं सबकी परफॉर्मेंस आपने अनसेटिस्फैक्ट्री कर दी, या 20 एम्प्लॉइज हैं आपने सबकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री कर दी। तो आपको पहले से ही कैटेगरीज बता दी जाती हैं और यह भी बता दिया जाता है कि हर कैटेगरी में इतने % एम्प्लॉइज को आपको रखना है। तो पहले से ही फोर्सफुली डिस्ट्रीब्यूशन
कर दिया गया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि उस परसेंट में आप किस एम्प्लॉइज को रखना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर रहा है, तो उसने अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए कैटेगरी बना दी कि टोटल जितने एम्प्लॉइज हैं उनका 10% लो परफॉर्मर रखना है, 20% है वो बिलो एवरेज रखना है, 40% है वो एवरेज परफॉर्मर रखना है, 20% एम्प्लॉइज हैं वो अबोव एवरेज में जाएंगे, और जो 10% है वो हाई परफॉर्मर में जाएंगे। तो 20 एम्प्लॉइज का एक ग्रुप है और आप उनकी रेटिंग कर रहे हो, आपके पास एक क्राइटेरिया पहले से है, तो 10% का क्या मतलब हुआ, 2 एम्प्लॉइज को तो आपको लो परफॉर्मर में रखना है। 20% का क्या मतलब हुआ, 4 एम्प्लॉइज को आपको बिलो एवरेज में रखना है। 40% का क्या मतलब हुआ, टोटल 20 में से 8 एम्प्लॉइज को आपको एवरेज में रखना है। 20% का क्या मतलब हुआ, 4 एम्प्लॉइज को 20 में से आपको अबोव एवरेज में रखना है। और 10% का क्या मतलब हुआ कि 2 एम्प्लॉइज को आपको हाई परफॉर्मर में रखना है। तो जो 20 एम्प्लॉइज थे वो हर कैटेगरी में क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और जो शेप बनती है वो बेल शेप यानी कि घंटी की शेप में बनती है, इसीलिए इसका क्या नाम है, बेल कर्विंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। तो सबसे ज़्यादा हैं वो एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज में आ रहे हैं, कि अराउंड है 70%, और लो में 10% आ रहे हैं और अबव में 10 या 20% आ रहे हैं। तो इक्वली है, वो जो एम्प्लॉइज हैं हर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कौन सा मेथड होगा, बेल शेप कर्व या फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ये आपके सारे कौन से मेथड्स हो गए, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो कौन कौन से हुआ, एसे अप्रेजल, स्ट्रेट रैंकिंग, पेयर्ड कंपैरिजन, क्रिटिकल इंसिडेंट, फील्ड रिव्यू मेथड, चेकलिस्ट मेथड, ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट ई लेक्चर में हम मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।